अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री का जो हमने लेसन पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था आधा, हम इसे आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम इसे आगे पढ़ें, हम आज इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, में हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर ट्रेड के पर्पज़ से आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पॉलिटिक्स में चली गई। यहाँ की पॉलिटिक्स में जाने का जो इनका मकसद नहीं था वो आखिरकार इनका मकसद बन गया, क्योंकि हालात ऐसे बने जिससे ब्रिटिश ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली इंडिया में, और बहुत सारी पॉलिसीज़ ब्रिटिश ने लागू की, जिससे इन्होंने हासिल किया इंडिया की बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स किया, हासिल कर लिया, और उन्हें पूरे इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। चाहे वो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी हो जिससे इन्होंने एनेक्स किया हो इंडिया को, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जिससे इन्होंने इंडिया को जो है बहुत सारे इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उनको हासिल करने की कोशिश की हो। लेसन जो है जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया और जिससे इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया को की कंट्री साइड को रूल करने की कोशिश की। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने 12 अगस्त 1765 की डेट को स्टडी किया था, और हमने पढ़ा कि मुगल एम्परर ने कैसे अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को एज दीवान ऑफ बंगाल। दीवान का मतलब बनने का मतलब था, बंगाल का दीवान बनने का मतलब था कि भाई अब आप चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बन चुके हो, जो आपके अंडर टेरिटरी आ रही है इसकी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर आप बन चुके हैं। यानी कि टैक्स का कलेक्ट करना, टैक्स को लगाना, टैक्स को जो है वसूल करना, ये अब आपका काम है, अब मुगल एम्पर का काम नहीं है। तो कंपनी ने कॉलोनाइज करने की कोशिश की कंट्री साइड को। इसके बाद हमने पढ़ा था रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब रेवेन्यू कहाँ से आने वाला था कंपनी के लिए? कंपनी को दीवानी राइट्स मिले बंगाल के। उन्होंने सोचा कि हमारे लिए एक मौका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है कलेक्ट करें, बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपना के। लेकिन फिर भी अभी भी इनको लग रहा था कि हम एज ए ट्रेडर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास पूरे पावर नहीं है। 1865 से पहले क्या हो रहा था कि जो चीज़ें ब्रिटिशर्स यहाँ खरीद रहे थे वो ये कैसे खरीदते थे, जब ये इंपोर्ट करते थे गोल्ड और सिल्वर को ब्रिटेन से। इससे क्या हो रहा था, इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, गोल्ड और सिल्वर का ड्रेन हो रहा था ब्रिटेन से। लेकिन बाद में जब इनको दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल की, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना कोशिश की, कलेक्ट करना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से, बंगाल से। और यही रेवेन्यू इन्होंने जो बंगाल से हासिल कर लिया, इन्होंने यही मौका समझा कि भाई अब हम इसी रेवेन्यू का इस्तेमाल करेंगे गुड्स को ख़रीदने का में और इनको एक्सपोर्ट करने में बैक टू ब्रिटेन। और इस तरह से जो गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से आ रहा था, जो नुकसान ब्रिटेन को हो रहा था, वो अब नहीं होने वाला था। इस तरह से बंगाल इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा था। ये बहुत ही डीप क्राइसिस जो है, इस तरफ ही बंगाल की इकोनॉमी बढ़ रही थी। यहाँ के जो किसान थे, पीजेंट्स और क्राफ्ट्समैन थे, इनको भी लग रहा था कि जो भी ये बेच रहे हैं इनको इनको इसका प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रहा है। और 1770 में एक बहुत ही ख़तरनाक फेमाइन आता है, कहत साली हो जाती है यहाँ पर बंगाल में, जिससे 10 मिलियन लोग बंगाल में मारे जाते हैं। लेकिन इस तरफ कोई अटेंशन ब्रिटिश नहीं देती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इनका मेन मकसद होता है टू मेक मनी बाय ट्रेड। ब्रिटिश का ये मकसद होता है। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश भी ब्रिटिशर्स करते हैं। इसके लिए इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा 1793 में अंडर कॉर्नवालिस। और इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंडर इन्होंने बोला हम एक बार रेवेन्यू फिक्स करेंगे। ब्रिटिशर्स ने ये जो है फैसला कर लिया, और इसको हम इंक्रीज़ भी नहीं करेंगे फ्यूचर में। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में रेवेन्यू कलेक्ट कौन करने वाले थे? ये जिम्मेदार थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और जिम्मेदार को ये भी जिम्मेदारी थी कि वो इन्वेस्ट करेंगे मनी इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जिम्मेदार जो थे वो अटेंशन नहीं दे रहे थे, लेकिन किस तरफ, लैंड की कंडीशन की तरफ। और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मनी हासिल करने की कोशिश की, और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी इनके पास रहे कलेक्शन के बाद। यानी इनको लालच बढ़ गई। राजाज और तालुकदार को भी जिम्मेदार की तरह रिकॉग्नाइज किया गया कि आपको हम जिम्मेदार मानते हैं। और ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको ये बोला कि आप भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। लेकिन इनकी भी ग्रीड जो है, लालच जो है, रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की जो इनकी लालच है वो बढ़ गई। उन्होंने ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट किया
लैंड रिसोर्सेज को और पीजेंट्स को। आज हम आगे स्टडी करेंगे द प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में। बहुत सारी जिम्मेदारी जो है अब बेची जा रही थी ऑक्शंस के ज़रिए से, नीलामी के ज़रिए से, जो ऑर्गेनाइज कर रही थी कंपनी, और ये जिम्मेदार की जिम्मेदारियां बेचने लग गए। क्यों? क्योंकि ये फेल हो गए पे करने में रेवेन्यू। ठीक है, और जो रेवेन्यू पे करने में नाकाम हो गए जो जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी जो है बेच दी गई इन नीलामियों के ज़रिए से, इन ऑक्शंस के ज़रिए से। जिम्मेदार जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड को बेहतर बनाने में, इम्प्रूव करने में इसकी क्वालिटी, जिससे कि धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है, पैदावार जो है फसलों की, क्रॉप की, वो कम होती गई। लेकिन फसलों की जो वैरायटी है, एक्सपेंशन जो है, क्रॉप एक्सपेंशन, वो बढ़ता जा रहा था। और प्राइसेस जो है क्रॉप्स की 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो वो भी बढ़ रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की इनकम जो है ये दिन ब दिन जो है ये घट रही थी, इंक्रीज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न हो गया, इनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी लाहक हो गई। अब लेस रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से ब्रिटिशर्स ने कोशिश की नए नए मेथड्स लाने की, जिससे कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। ठीक है, जैसे इन्होंने कौन कौन सा सिस्टम लाया ताकि रेवेन्यू जनरेशन बढ़े? इसके लिए उन्होंने महलवारी सिस्टम और रयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब हम एक एक करके इन दोनों सिस्टम्स को पढ़ेंगे। महलवारी सिस्टम को पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम रयतवारी सिस्टम स्टडी करेंगे। A new system is devised. अर्ली 19th सेंचुरी में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ये कन्विंस हो गए, ये तैयार हो गए कि हम जो है सिस्टम ऑफ रेवेन्यू को चेंज करेंगे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका है उसको हम चेंज करेंगे अगर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करना है तो। ठीक है, इस तरह से एक इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश ऑफिसर हॉल्ट मैकेनाइजी को बोला गया कि आप एक नया सिस्टम जो है बनाइए, नया सिस्टम डिवाइस कीजिए, जो इफ़ेक्ट में आया 1822 में। इस सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, और इसको नाम दिया गया महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सिस्टम क्या था? महलवारी सिस्टम जो था, इसमें रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है दिया गया विलेज हेडमैन को, महल को, जिसे महल भी बोला जाता था उस वक्त। अब जिम्मेदार को ये काम नहीं सौंपा गया, और रेवेन्यू को भी फिक्स नहीं किया गया परमानेंटली अंडर महलवारी सिस्टम। इसमें रेवेन्यू को एक ही बार में फिक्स नहीं किया गया, जैसा कि हमने परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा था। इस सिस्टम में रेवेन्यू जो है इसको कलेक्ट करना था महल को, यानी कि विलेज हेडमैन को, और इसके बाद कलेक्ट करने के बाद इसे ये देना था ब्रिटिश एक्सचेकर को, ब्रिटिश खजाने में से ये जमा कराना था। और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया नॉर्थ इंडिया के साथ साथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। अब हम आते हैं दूसरे सिस्टम पे, मनरू या रयतवारी सिस्टम। और मनरू या रयतवारी सिस्टम क्या था? ब्रिटिश टेरिटरी जो थी साउथ में, यानी साउथ इंडिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कंट्रोल था, वहाँ पर मनरू या रयतवारी सिस्टम लागू किया गया। ये सिस्टम जो है इसका नाम दिया गया इसको रयतवारी सिस्टम या रयतवार सिस्टम। ठीक है, रयतवार सिस्टम या रयतवारी सिस्टम इसको नाम दिया। रयतवारी सिस्टम जो है इसे इनिशिएट किया, यानी स्टार्ट किया, यानी इसको बनाया था अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मनरू ने। इसीलिए इसे मनूरू सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको थॉमस मनरू और अलेक्जेंडर रीड ने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने बनाया था। ये सिस्टम जो है पूरे साउथ इंडिया में लागू किया गया। ठीक है, इस सिस्टम में रियाट्स जो हैं, यानी जो टिलर ऑफ द लैंड, जो ज़मीन को जोतने वाले किसान थे, इनको बोला गया कि आपको डायरेक्टली हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में, कि आपको रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, जो असल जिम्मेदार थे। और इसको फिक्स किया गया प्रॉपर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैंड, यानी इंडिविजुअल की ज़मीन को नाप कर, एसेस करके प्रॉपरली इसको इसको फिर जो है टैक्स लगाया गया, कि जितना इंडिविजुअल का लैंड है उसी के हिसाब से इसको टैक्स बोला गया देने के लिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी
अपॉइंट किया गया इस काम के लिए कि वो कलेक्ट करें रेवेन्यू अंडर दिस रियात वारी सिस्टम और मुनरो सिस्टम। और इसमें एक खामी क्या थी, इसमें ये खामी आ गई कि इसमें कोरेसिव जो मेथड हैं इस्तेमाल किए गए रेवेन्यू को हासिल करने के लिए। कोरेसिव मेथड क्या थी? कोरेसिव मेथड होता है वो मेथड जिसमें जो है जिसमें जिसमें हम फोर्स का इस्तेमाल करें, जिसमें हम जो है मार कर, लोगों को मारने के बाद वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। यानी कि पीटा जाता था लोगों को, किसानों को, और उनको जो है फोर्सफुली बोला जाता था आपको रेवेन्यू देने। अगर कोई किसान जो है रेवेन्यू नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं दे पाता था, लगान नहीं दे पाता था, तो इसमें कोरेसिव मेथड्स का इस्तेमाल किया गया जो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी वजह से ये मुनरो सिस्टम या रियातवारी सिस्टम जो है फेल हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, ऑल वॉज नॉट वेल। अब सब कुछ ठीक नहीं था ब्रिटिशर्स के बीच में और पीजेंट्स में आखिरकार क्लैशेस होने वाले थे आगे चल के। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उसकी डिज़ायर थी, वो कोशिश कर रहे थे कि इनकम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंड से हासिल करें। रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे उन्होंने फिक्स किया रेवेन्यू को, रेवेन्यू रेट को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। इन्होंने रेवेन्यू यानी टैक्स जो लगाया वो बहुत ज़्यादा हाई था। पीजेंट्स जो थे वो पे नहीं कर पाए, इतना टैक्स वो पे नहीं कर पा रहे थे। रॉयट्स जो थे यानी कि जो असल टिलर जो थे लैंड के, जो किसान असली किसान थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कंट्री साइड को, विलेज को छोड़ना शुरू कर दिया। ये विलेज से भागना इन्होंने शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया। इस तरह से बहुत सारे गांव, बहुत सारे रीजन जो थे, विलेज जो थे इंडिया के, वो डेजर्टेड हो गए, यानी कि बिल्कुल वो सुनसान हो गए। पीजेंट जो थे, किसान जो थे, इनको फोर्सफुली, ज़बरदस्ती इविक्ट किया गया, यानी निकाल दिया गया अपनी ज़मीनों से। ठीक है, और इनको बोला, इनको जो है लीव, दे हैव टू लीव देयर प्लेसेस, इनको अपनी जगहों को छोड़ना पड़ा। और बहुत सारी जगहों पर क्लैशेस हो गए पीजेंट्स के बीच में, किसानों के बीच में जो है लड़ाई हो गई इनके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और किसानों के बीच में, बहुत सारी जगहों पर इंडिया में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सब टॉपिक पे, क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब फसलें जो थी यूरोप के लिए वो कहाँ से आ रही थी? लेट 18th सेंचुरी के आते आते कंपनी जो थी वो कोशिश कर रही थी एक्सपेंड करने की, दो फसलों की कल्टीवेशन ये बढ़ाना चाहते थे। एक थी ओपियम जो एक ड्रग है, और दूसरी है इंडिगो जो एक डाई है, जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है उनको डाई करने के लिए। इन दोनों की प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इसलिए क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी यूरोप में। ब्रिटिशर जो थे वो फोर्स कर रहे थे कल्टीवेटर्स को कि आप सिर्फ ये फसलें उगाइए। कौन कौन सी? जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन एंड राइस। ठीक है, इंडिगो की फसल जो है वो भी ये चाहते थे कि ये किसान जो है हिंदुस्तान के ये उगाएं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। और इंडिगो कल्टीवेशन को हासिल करने के लिए ब्रिटिशर जो थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने एक सिस्टम लागू किया जिसे इन्होंने नाम दिया 3 काठिया सिस्टम। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 3 काठिया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, विलेज साइड्स में, कंट्री साइड में, ताकि इंडिगो की प्रोडक्शन हो सके। इस सिस्टम के अंदर क्या बोला गया किसानों को? किसानों को बोला गया कि आपको जो है कल्टिवेट करना है इंडिगो 3/20 एरिया पे, पार्ट पे, लैंड के 3/20 हिस्से पे आपको इंडिगो कल्टीवेट करना है। प्रोडक्शन जो है इस कैश क्रॉप की, इंडिगो की एक कैश क्रॉप थी उस वक्त की। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा शायद बच्चों के, कैश क्रॉप होती क्या है। कैश क्रॉप एक ऐसी फसल होती है जो किसान उगाते हैं पैसा कमाने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ मनी। एक होती है वो क्रॉप जिसे हम सिर्फ अपनी कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी घर के लिए। ठीक है, वो होती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस क्रॉप्स, जो आप अपने दिन भर की जो ज़िंदगी है, एवरीडे लाइफ जो है, उसको चलाने के लिए जो फसल आप उगाओगे, खाने पीने के लिए फसल आप उगाओगे, उसे हम सबसिस्टेंस क्रॉप्स कहते हैं। और कैश क्रॉप होती है वो फसल जो हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसान उगाते हैं। तो इंडिगो एक कैश क्रॉप थी, यानी कि ऐसी फसल जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसान उगा रहे थे। लेकिन ये किस पे उगा रहे थे? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन पे इसकी काश्त हो रही थी,
जिससे कि नुकसान हो रहा था फार्मर्स को, क्योंकि इनके पास बहुत ही कम फर्टाइल ज़मीन रहती थी, ज़रख़ी ज़मीन रहती थी बाकी चीज़ों को, बाकी फसलों को उगाने के लिए। और इस तरह से रेड्यूस हो गई, कमी आ गई उन फसलों में जिन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। वो फसलें जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर इसमें बनाएंगे इसी लेसन पे, वो होगा पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर का। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।